आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 2 दादी माँ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इससे पहले हमने पढ़ा दादी माँ के पाठ में कि किस तरह से लेखक है वो अपनी कमजोरी के बारे में बात करता है और उसके बाद उसको याद आती है बहुत सारी बातों की। जब वो अपने गांव में रहता था, दादी माँ के साथ रहता था, तो गांव में क्वार के दिनों में, ये क्वार शब्द है जिसका आपको मैंने कहा था शब्द परिचय से देख करके लिखना था अर्थ। आप में से कुछ बच्चों ने इसको कुछ गलत समझ लिया, तो क्वार है, दोबारा से देख के लिखिएगा, है ना, शब्दार्थ में मिलेगा आपको। उसके बाद लेखक को बहुत सारी बातें याद आती हैं, अलग अलग महीनों में क्या क्या चीज खाने को मिलती थी, झागबर तालाब में वो कूदते थे, ये सब बातें। उसके साथ साथ दादी माँ किस तरह से उनके बीमार होने पर उनकी मदद किया करती थी, उसका बार बार उसकी सेवा किया करती थी, खाने को कुछ देती थी, ध्यान रखा करती थी। ये सारी बातें दादी माँ को किस तरह से गांव की बहुत सारी बीमारियों के नाम पता थे, दवाइयों के नाम पता थे, ये सारी बातें इसमें हमने पढ़ी। ये प्रसंग भी पढ़ा हमने रामी की चाची के बारे में। रामी की चाची जिसने की पहले दादी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो लौटा नहीं पाई थी और मांग रही थी। दादी माँ ने उसको बहुत डांटा था और उसके बाद लेकिन एक दिन दादी माँ ने फिर उसको पैसे, सारे पिछला कर्जा माफ किया और भी दिया, क्योंकि उसकी बेटी की शादी है तो दादी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई मुश्किल आए। इस तरह से दादी माँ ने उसकी मदद की। और लेखक ने जब इस बात को जाना तो एक दिन रामी की चाची उसको आशीर्वाद दे रही है दादी माँ को। कैसा आशीर्वाद? पूतो फलो तूदो ना होगा आशीर्वाद। एक मैंने गृह कार्य में आपको प्रश्न भी दिया था। तो लेखक समझ नहीं पा रहा कि दादी माँ उस दिन तो बहुत नाराज हो रही थी रामी की चाची पर, और अब रामी की चाची दादी माँ को भगवान कह रही है। तब वो उसकी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसे रामी की चाची बताती कि कैसे दादी माँ ने कर्जा माफ कर दिया और भी पैसे देकर के मदद की, तब लेखक को विश्वास होता है। अब लास्ट वाली लाइन इस पैराग्राफ की हमने पढ़ी थी, इसमें भी देखिए आपने नीचे नीचे क्या लिखा है, मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। और इसके आगे की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़की से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो इस तरह से लेखक है वो याद करता है कि किशन भैया के विवाह की बात है, शादी हो रही थी तब। तो विवाह के 4-5 रोज पहले जैसे परंपरा थी कि औरतें हैं वो गीत करती हैं, और जैसे हमने पढ़ा था 6ठी कक्षा में औरतों के, महिलाओं के गीत, है ना। तो विवाह के समय मटकोर जो नार, तो औरतें गीत गाती हैं विवाह में। और विवाह की रात को वो अभिनय करती हैं। तो अब कुछ शब्द जो नए हैं उनको देखते चलेंगे साथ साथ। अभिनय का अर्थ है नाटक, तो वो नाटक करती है। यह एक ही कथा पर हुआ करता है। उसकी स्टोरी क्या रहती है? विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक। पुत्रोत्पत्ति शब्द का विच्छेद करेंगे, पुत्र प्लस उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। तो पुत्र के उत्पन्न होने तक, शादी से लेकर के पुत्र के उत्पन्न होने तक के सारे दृश्य उसमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि महिलाएं ही सारी पार्ट करती हैं, यानी कि सारे कलाकार महिलाएं ही होती हैं जो रोल करती हैं। तो बीमार होने के कारण लेखक कहता है कि मैं बारात नहीं गया था और मेरा एक ममेरा भाई है। ममेरा भाई का मतलब मामा का बेटा, भाई, जो हमारा भाई लगता है लेकिन मामा का बेटा है, तो ममेरा कहते हैं उसको। ऐसे चचेरा भाई चाचा का बेटा, फुफेरा भाई फूफा का बेटा ना। तो वो भी राघव है, दालान में सो रहा था। दालान का मतलब है बैठक, जिस कमरे में बाहर का कमरा होता है घर में अक्सर, जहां गेस्ट इत्यादि बैठते हैं, ड्राइंग रूम आजकल हम कहते हैं, वो वाले रूम की बात कर रहा है वो, कि वहां सो रहे थे। तो औरतों ने आपत्ति की कि ये तो लड़के हैं,
तो यहाँ नहीं सोने चाहिए क्योंकि ये सारा कार्यक्रम तो महिलाओं का है। तो दादी माँ बिगड़ी उन पर नाराज हुई कि लड़के से क्या पर्दा करना, लड़के और ब्रह्मा का मन एक साथ होता है। आपत्ति की औरतों ने, आपत्ति का मतलब है रोक लगाई बात पर कि नहीं देखना चाहिए, विरोध किया इस बात का कि यहाँ उनको लड़कों को नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। तो उसी घटना को आगे बताया जा रहा है कि दादी माँ ने उन औरतों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कह रहा लेखक कि मुझे भी वहीं चारपाई पर सुला दिया, चादर उड़ा दी और मैं चुपके से सो गया। अब हंसी आ रही है क्योंकि उनके पात्र अभिनय ऐसा ही हो रहा है, उनका नाटक ऐसा ही चल रहा है, कोई हंसी की बात थी। लेकिन सोच रहा था कि अगर मुझे हंसी आ गई तो भेद खुल जाएगा। भेद का मतलब है रहस्य, कि मैं यहाँ पर सोया हुआ हूं ये पता लग जाएगा। इसलिए लेखक कोशिश कर रहा था, लेकिन भाभी ने कुछ ऐसा डायलॉग, ऐसा उनका संवाद था कि हंसी नहीं रुकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ का मतलब पता चल गया। अब देबू की माँ थी उन औरतों में, उसने चादर खींच ली और कहा कि दादी तुम कह रही थी ना कि ये बच्चा है, देखो तो ये बच्चा बेचारा रो रहा है, इसे दूध पिला दो, यानी कि उसका मजाक उड़ा रही है। तो इतना बड़ा है और आप इसे बच्चा कह रहे थे। हाथापाई शुरू हुई, यानी कि थोड़े हाथापाई का मतलब खींचतान शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्यों लगती हो, यानी कि लड़के से क्यों इस तरह से परेशान हो रही हो। दादी माँ ने लेखक को और उसके मेरे भाई को बचाया उन महिलाओं से, इस तरह की बात यहाँ कही गई है। अब सुबह देबू की माँ मिली रास्ते में, लेखक वहीं था, तो लेखक को देखते ही वो कोई और औरत थी, उसको बता रही है कि देखो भाभी ये कल वाला बच्चा है, यानी कि जिसको दादी माँ बच्चा कह रही है कितना बड़ा है। तो लेखक कहता है कि मैं डर गया और जोर से भागा वहां से और दादी माँ के पास जाके खड़ा हुआ। वस्तुतः मतलब वास्तव में किसी प्रकार का अपराध हो जाता, अपराध का मतलब है गुनाह, कोई गुनाह हो जाता, गलती हो जाती, तो हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे तो अभयदान मिल जाता था। अभयदान का मतलब है निर्भीकता प्रदान करना, डर से मुक्ति देना। तो अभयदान हो जाता था, यानी कि डर हमारा दूर हो जाता था जब हम कोई गलत काम करते, लेखक कहता है, और दादी माँ के पास आ जाते तो हमें मानो कोई कुछ नहीं कह सकता था। इस तरह जो बड़े होते हैं, नानी दादी, आप भी ऐसे ही करते हैं जब भी कोई माता पिता डांटते हैं और आप दौड़ के दादी के पास जाते हैं और दादी माँ आपको अपनी गोद में ले लेती है, और आपके पिता हो चाहे माँ हो उनको भी वो मारने नहीं देती है या उनको भी डांटने नहीं देती है, ये आप अक्सर देखते हैं। तो अभयदान ऐसा मिल जाता है, लेखक भी ऐसे ही याद कर रहा है। उसके आगे देखते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अब लेखक और बात याद करता है कि दादी है वो स्नेह और ममता की मूर्ति है मानो, तो उसकी आज एक एक बात याद आ रही है।
परिस्थितियों का वात्य चक्र। वात्य चक्र का मतलब है घटनाक्रम, चक्रवात, जैसे तूफान जैसा आ जाता है। हालात के तूफान है, वो जीवन को कैसे पत्ते सा, सूखे पत्ते सा नचाते हैं, दादी माँ अच्छे से जानती थी। यानी कि हालात कैसे कैसे जीवन में आते हैं और हमारा जीवन वैसे ही सूखे पत्ते के जैसे नाच पड़ता है। जैसे बहुत आंधी तूफान और उसमें एक सूखा पत्ता है, वो भटकता रहता है, वैसे ही दादी माँ समझती थी इस बात को। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती थी, क्योंकि दादा की मृत्यु हुई तो अब उन्हें लगता था संसार है वो धोखा है, क्योंकि दादा ने उन्हें धोखा दिया। यानी कि जब दादा जिंदा थे तो इस तरह से मजाक में कहा करते थे कि चिंता मत करना, पहले मैं आपको भेजूंगा, यानी कि पहले आपकी मृत्यु होगी, मैं आपके बाद आऊंगा, इस तरह की बात वो किया करते थे। तो दादी को लगा कि नहीं, उन्होंने भी धोखा दे दिया, वो पहले ही चले गए, है ना। दादा की मृत्यु हुई जो उसके बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्त, तो लेखक के पिता हैं, उनके जो दोस्त थे, दादा की जब मृत्यु हुई तो ऐसे ही जो दोस्त बन गए बगैर मतलब के ही बहुत सारे। तो दादा के श्राद्ध पर उन लोगों ने क्या किया, बहुत पैसा खर्च करवा दिया। श्राद्ध का मतलब है पूर्वजों के लिए दान पुण्य इत्यादि जो परंपरा रहती है, तो मृत्यु के बाद मृत्यु भोज इत्यादि किया जाता है। तो उस पर लेखक के पिता के जो ऐसे ही बगैर मतलब के दोस्त थे, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त, यानी कि धोखेबाज मित्र जो थे, उन्होंने क्या किया, दादा के श्राद्ध पर बोल दिया कि बहुत पैसा खर्च करना चाहिए, अच्छा करो वरना बदनामी होगी, ये होगा, ऐसे कह करके बहुत पैसा, अतुल संपत्ति, अतुल का मतलब बहुत अधिक, संपत्ति का मतलब धन, व्यय करवा दिया। व्यय का मतलब है खर्च करवा दिया। और वो पैसा घर का तो था नहीं, यानी कि वो पैसा घर में नहीं था, उधार लिया गया, कर्जा लिया गया। तो इस तरह से लेखक याद करते हैं कि कैसे लेखक दादी माँ ने किस तरह के हालात देखे हैं, उसके पिता की क्या हालत हुई उस समय, दादा की मृत्यु के समय। आगे पढ़ते। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहां क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो अब दादा की मृत्यु के बाद तो अक्सर दादी उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, ये माघ है, ये हिंदी महीना है। तो जैसे पहले क्वार, अगहन, चैत्र है ना, तो ये महीने हैं, तो इनको भी आपने समझना है। तो माघ का महीना यानी कि जब सर्दी बहुत पड़ती है, दिसंबर जनवरी के महीने की बात, इसी के आसपास के महीने होते हैं, उसको कहा जाता है। पछुआ का सन्नाटा था। पछुआ कहते हैं पश्चिम दिशा से बहने वाली ठंडी हवा। तो सर्दियों में जो हवा है वो चल रही थी। शाम को लेखक कहता है कि मैं देखता हूँ दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ के बैठी है और स्नेह कातर आंखों से, स्नेह कातर प्रेम से भरी हुई आंखों से, मानो लेखक कहता है कि मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे उनकी आंखों में। बहुत देर तक मैं उनके पास मन मारे बैठा रहा। मन मारे का मतलब है उदास मन से बैठा रहा। नहीं चाहता था कि दादी इस हालत में हो, उनकी आंखों में आंसू ऐसे, वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन वो काफी देर दादी माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दादी माँ ने आंखें खोली और धीरे से लेखक ने कहा, दादी माँ। तो दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो लेखक पूछने लगा कि बताओ दादी माँ एक बात, कि क्या तुम रो रही थी?
तो दादी माँ उस बात को मानो ध्यान ही नहीं दिया। तुरंत लेखक को कहा कि पागल, तूने खाना नहीं खाया, चल चल। लेखक कहता है कि दादी माँ धोती तो बदलो, गीली है, सर्दी है, कल मौसम है, आपको सर्दी लग जाएगी। तो लेखक को कहती है दादी माँ कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, और वो रसोई में खींच के ले गई है, लेखक को भोजन खिलाने लग गई है। यानी कि दादी माँ है वो उदास है, दुखी है, फिर भी वो कुछ बताना नहीं चाहती। आगे देखिए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो अब देखिए लेखक याद करते किस तरह से उस घटना के बाद की लेखक के दादा की मृत्यु हुई और उस पर श्राद्ध पर ज्यादा पैसा खर्च हो गया, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दादी माँ ने देखिए क्या कहा, कृष्ण भैया और पिताजी हैं वो किस तरह से बैठ के सोच रहे हैं कि कोई दूसरा चारा नहीं, अब कोई उपाय नहीं। वो शायद कुछ पैसे का की व्यवस्था करने के लिए कुछ बेचने की बात कर रहे हैं कि अभी पैसा कोई और नहीं देता है, बहुत सारे लोगों के पिछले देने बाकी हैं, वे रोने रोने से हो रहे हैं। तब मन मारे मतलब उदास होकर के वो कुछ सोच रहे हैं, लेकिन दादी माँ उनको कहती है कि चिंता मत करो, और संदूक खोल करके क्या देती है, चमकती सी चीज निकालती है, और कंगन है वो सोने के कंगन, और उनका गला भरा है। गला भर आने का चारा का मतलब उपाय, कि अब और क्या चारा है, यानी कि क्या उपाय है ना, ऊपर शब्द है ना, दूसरा चारा ही का, चारा का मतलब उपाय। तो लेखक सोच रहा है, लेखक के भाई और लेखक के पिता है वो सोच रहे हैं कि अब तो कुछ ऐसा बेचना पड़ेगा, कोई चीज इस तरह की शायद बात होगी। तो लेकिन दादी माँ उनको निकाल के देती है कंगन, और उनका गला भर आया है, यानी कि वो भावुक हो गई है, और कह रही है कि मैंने इसे पहना नहीं है, सहेज कर रखती है। सहेज कर मतलब संभाल कर मैंने इसको रखा, ये वंश की निशानी है, और दादा ने शायद इसीलिए पहनाया था, यानी कि जब मुश्किल हालात में कभी ऐसी हालात हो तो हम इस कंगन से अपनी उस हालात को पैसे खरीद सके, उसको बेच करके इस तरह से पैसे उसको बेच करके पैसे ले सके और घर की जो मुश्किलें उनको दूर कर सके। तो लेखक दादी माँ कहती है कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा और पीछा यानी कि भूत और भविष्य, यानी कि आने वाले समय में क्या हालात होगी, कैसा रहेगा। तो शायद ये गहने, सोना, चांदी, गहने इसीलिए लेखक की दादी कहती है कि इसीलिए बुजुर्ग है वो बना के रखते थे ताकि मुश्किल हालात में ये काम आ सके। आगे देखते। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक कहता है कि मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लगा कि मानो शाप ग्रस्त है, लेकिन है वो देवी, यानी कि वो देवी है और कोई श्राप मिला है, इसलिए वो महिला के रूप में इस धरती पर जन्मी है, मनुष्य के रूप में, बल्कि वो देवता है कोई। क्योंकि ये जो इस तरह के हालात में घर परिवार की मदद करने का जो गुण देखा है दादी माँ का, तो लेखक को लगता है कि दादी माँ कोई इंसान नहीं है, देवी है। अब लेखक ये सारी बात अब तक जितना पाठ था वो लेखक को याद आ रही है बातें, लेकिन अब यहां से कहानी है वो वर्तमान है, वो सारा उसका भूतकाल था, बीता हुआ समय था।
धुंधली सी छाया विलीन हो गई है। विलीन का मतलब है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो लेखक है वो याद करता है कि अपने दादी माँ की बहुत सारी बातें, अपने बचपन की बहुत सारी बातें, और अब वो वर्तमान में आता है और देखता है कि दिन है वो बहुत चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ पर उड़कर एक कौवा है, पेड़ से उड़कर एक कौवा है, वो अपनी गिनोनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। गिनोनी का मतलब घृणित, जो जिससे घृणा की जाए, ऐसी बेकार अच्छी न लगने वाली पांखें हैं, उसकी पंख है, वो कौवा बैठ गया है लेखक की खिड़की पर आकर के। और लेखक के हाथ में क्या है? किशन भैया का पत्र है और वो कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। धूमिल का मतलब अब वो मानो धीरे धीरे गायब हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन है वो बार बार पूछ अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि लेखक है वो अपने घर से दूर रहता है नौकरी के कारण किसी वजह से, और उसको किशन भैया का एक पत्र आता है और उस पत्र में क्या सूचना है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। अब जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है तो उसको अपने बचपन की सारी बातें याद आती है और यहाँ लास्ट में वो अब विश्वास नहीं कर पाता, उस वर्तमान में आता है, सोचता है कि क्या सच में दादी माँ है वो नहीं रही, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई ये कहानी है दादी माँ। इसको आपने अपने आप पढ़ना है और पढ़ करके सारी कहानी को फिर से पढ़िएगा। मैंने पीडीएफ शेयर किया था और भी कर दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों की, गृह कार्य की। तो कुछ गृह कार्य मैंने पहले दिया था, कुछ गृह कार्य आप दे रहा हूं, और उसके बाद तीसरा वीडियो है वो करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास प्रश्न जो किताब के पीछे होते हैं उनका। लेकिन अभी जितना पढ़ा उसके आधार पर पहला प्रश्न है शब्द परिचय लिखो। तो अभी आपने देखा होगा हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने कुछ नए शब्द आप इस वीडियो में देखे, तो उनको आपने वहां से देख के नोट कर लेना उन सारों को। दूसरा प्रश्न है गांव में विवाह की रात औरतें क्या करती हैं? तो अभी आपने पढ़ा होगा शुरू में इस वीडियो के कि वो क्या करती हैं, अभिनय करती हैं, और किस बात का अभिनय होता है ये सारी बातें उसमें लिख देना है। दूसरा प्रश्न, किशन भैया की बारात में कौन कौन नहीं जा सका और क्यों? तो ये आज आपने पढ़ा है। तो कौन नहीं जा सका था? एक तो लेखक और एक उसका ममेरा भाई राघव। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि लेखक तो बीमार होने के कारण नहीं जा सका था, और राघव क्यों नहीं जा सका? क्योंकि बारात जाने के बाद वो आया था, लेट हो गया था, ऐसा है ना। चौथा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर दादी माँ ने क्या किया? ये हमने पढ़ा कि दादा की जो श्राद्ध था उस पर लेखक के पिता ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादी ने क्या किया था? कंगन दे करके मदद की थी, अपने सोने के कंगन दे करके। तो वो लिखना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, कहानी के अंत में लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो लेखक को कौन सी बात थी? वो लास्ट वाली लाइन है ना कि विश्वास नहीं हो रहा बार बार कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, यानी कि क्या सचमुच दादी माँ इस संसार से चली गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया। ये वाला बात लेखक को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद आपने एक काम और करना है, हिंदी महीनों के नाम लिखने हैं। ये आप अपने माता से, पिता से पूछ सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपनी दादी माँ को भी फोन कर सकते हैं, है ना। इस बहाने उनसे बात भी हो सकती है और पूछ सकते हैं हिंदी महीने कौन से, तो वो बताएंगे आपको। चैत्र बैसाख, कुछ मैंने नाम दिए दो, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, है ना। तो ये 12 महीने जैसे जनवरी फरवरी होते हैं ना, वैसे हिंदी में होते हैं। कुछ महीनों के नाम आए हैं, क्वार, माघ, है ना। तो आपने उनको लिख लेना है। कैलेंडर की मदद भी आप ले सकते हैं। कैलेंडर में भी आप देखते हैं बहुत सारे कैलेंडर होते हैं जिसमें जनवरी के अलावा भी 2-2 महीनों के नाम ऐसे लिखे रहते हैं। तो आप देखिएगा, कुछ मदद लीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 7वां प्रश्न है, अनुच्छेद लिखना है, और वो अनुच्छेद है मेरी दादी माँ। तो आपने अपनी दादी माँ के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है जिसमें आप बताएंगे, आपने पिछली 6ठी कक्षा में लिखा होगा मेरी माँ, है ना, ऐसा एक अनुच्छेद लिखा था। अब आपने लिखना है दादी माँ। तो दादी माँ के बारे में लिखिए, दादी माँ कैसी है,
उनका नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है, ये अपने पेरेंट्स से, पापा से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगी। दादी माँ है, सौभाग्यशाली अगर आप हैं तो आपको दादी माँ भी बता सकती है। तो उनके बारे में लिखिए, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने क्या क्या क्या, उनका परिवार कितना बड़ा है ना, और वो आपको क्या क्या बातें बताती है, उनसे आप क्या सीखते हैं, कैसे वो आपको आशीर्वाद देती हैं, उनकी दिनचर्या कैसे, कुछ इस तरह की बात लिख करके एक पैराग्राफ बनाएंगे बहुत सुंदर सा। अब कुछ बच्चों की ये समस्या हो सकती है ना, ये कि सर हमारे तो दादी माँ नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है, ये तो जीवन है, है ना, मृत्यु जन्म ये सब चलता रहता है, हम जानते हैं इस बात में, कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी है तो आप उनके बारे में अपने पिता से पूछ के लिख सकते हैं कि दादी माँ कैसी थी, उनका नाम क्या था, वो क्या क्या बातें करती थी, कुछ पिताजी से पूछ लीजिए, लिख दीजिए, एक सुंदर सा अनुच्छेद लिखिए और शेयर कीजिए, इसको अपना होमवर्क करके शेयर करना है आपने। तो इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए अगले वीडियो में फिर से रूबरू होंगे, फिर से हम मिलेंगे, तब तक